नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग नागार्जुन की रचनाओं को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने अकाल और उसके बाद जैसी रचना को देखा कि किस प्रकार प्रगतिशील रचनाकार नागार्जुन की यह रचना भूख की पीड़ा और यातना को जीवंत बना देती है। अत्यंत लघु रचना होकर भी बिंबों और प्रतीकों के सहारे मानो भूख की कथा, भूख की दारुण दशा को जैसे जीवंत सजीव रूप देने का काम करती है। दोस्तों, आइए अब समझने की कोशिश करें हरिजन गाथा उनकी रचना क्या है। 1970 के दशक में बिहार के भागलपुर क्षेत्र में बेलछी एक क्षेत्र है, गांव है, जहां 13 हरिजनों को एक साथ आग की लपटों में झोंक दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। और इस घटना पर ऐसे तो कई रचनाएं लिखी गईं, जैसे मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज, उसमें भी यह घटना चित्रित है। लेकिन रचनाकार नागार्जुन ने जिस मार्मिकता और जिस संवेदना के साथ इस भाव को पकड़ने की कोशिश की, वह वाकई हृदय को कुरेदने वाला है। दोस्तों, नागार्जुन के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि नागार्जुन शोषित पीड़ित मानवता के रचनाकार थे। उनकी रचनाएं शोषित जनता के पक्ष में खड़ी हैं। उनकी रचनाओं में यदि व्यवस्था विरोध है तो उसका अर्थ ही है कि वह व्यवस्था विरोध लोक चेतना के लिए, तंत्र से लड़कर लोक के लिए ऊर्जा अर्जित करना ही उनकी रचनाओं का मूल उद्देश्य रहा है। हरिजन गाथा एक ऐसी ही रचना है। रचना की कथा 3 भागों में बंटी है। पहले भाग में हरिजन बस्ती में इस पैशाचिक दुष्कांड, इस भयावह अग्निकांड नरसंहार की चर्चा है। तो दूसरे भाग में हरिजन बस्ती में जन्मे एक नवजात शिशु और उसके भविष्य को लेकर 2 अधेड़ बुद्धू और खदेरन के चिंतित होने की चर्चा, और साथ ही उस शिशु के भविष्य की जानकारी लेने की चर्चा है कि किस प्रकार रैदासी कुटिया के संत गरीबदास आते हैं और उस हरिजन शिशु के भविष्य को बांचते हैं। और कथा का भाग 3 एक स्वप्नशीलता से जुड़ा है कि क्या वाकई दलितों, शोषितों, पीड़ितों का उद्धार होगा? क्या वास्तव में जनवादी क्रांति आएगी? क्या वास्तव में गरीबों का बेड़ा पार होगा? क्या वाकई कोई वराह अवतार लेकर के आएगा? क्या वाकई कोई नए वेद का गायक होगा? क्या वाकई कोई नई ऋचाओं का निर्माता होगा? क्या वास्तव में समाज बदलेगा? क्या यातना खत्म होगी? तो भाग 3 में स्वप्नशीलता है। भाग 1 की बात करें तो पंक्तियों की शुरुआत होती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 13 के 13 हरिजन झोंक दिए गए हों जिंदा आग की लपटों में। दोस्त, पहले भी समस्याएं थीं। पहले भी समाज के लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। खेत के लिए, खलिहान के लिए लाठियां निकलती थी, परंतु ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 100 साधन संपन्न मनुपुत्रों के द्वारा 13 के 13 अकिंचन
मनु पुत्रों को झोंक दिया गया हो जिंदा आग की लपटों में। नागार्जुन यह संकेत देते हैं कि भला भाई का कातिल हो, इतनी नफरत, इतनी घृणा कि मनु पुत्र, हम सब मनु की संतान, एक मनु पुत्र दूसरे मनु पुत्र को आग की लपटों में जिंदा झोंकने को तैयार हो। याद रखिए, सामंती समाज में समस्याएं थीं। वर्ण जाति, वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम जैसे नियम वहां थे। बेशक उनके कुछ कठोर नियम भी थे, परंतु सामंती समाज में ऐसा नहीं हुआ था कि मनु पुत्रों को, भाई भाइयों को जिंदा आग की लपटों में झोंक दे। इसका मतलब है कि ये समस्याएं सामंती नहीं, पूंजीवादी रहीं, साम्राज्यवादी रहीं। अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण ने, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 1930 में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का किस प्रकार कार्य किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्तियों ने फूट डालकर, जनता को तोड़कर, आपस में उलझाकर अपना उल्लू सीधा किया। लोक कल्याणकारी संस्थाएं आई अंग्रेजों के आने से। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ये संस्थाएं विकसित हुई, लेकिन इनका उद्देश्य रक्षा नहीं, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि। प्रेमचंद अपने उपन्यास गोदान में एक पात्र के मुंह से कहवाते हैं। एक पात्र कहता है, कोर्ट कचहरी के कानून सभी तो हैं हमारी रक्षा के लिए, परंतु रक्षा कोई नहीं करता। थाने के कांस्टेबल और दारोगा तो मानो गांव वाले के दामाद हो। कोर्ट कचहरी, कानून, अदालत सभी तो हैं, पर कोई रक्षा नहीं करता। किसान सबका नरम चारा है। वैसे ही नागार्जुन अपनी इस रचना हरिजन गाथा में दिखाते हैं कि महज 10 मील की दूरी पर हो थाना और दरोगा जी तक संभावित घटना की सूचना कई दिनों से पहुंचाई जा रही हो, फिर भी थाने के लोग टस से मस नहीं होते, कोई राहत नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं पहुंचती और ये नृशंस घटना घटित हो जाती है, मासूम जला दिए जाती है। दोस्तों, यह बात समझने लायक है कि क्या दोष एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष का है? नहीं, नागार्जुन ने संकेत दिया कि सारा दोष राजनीति का है, क्योंकि कलयुग में अब भी रावण नंगा होकर नाचा है। आज की राजनीति कुछ और नहीं, अवशिष्ट सामंती और अवशिष्ट पूंजीवादी शक्तियों का संग्रह है, संकलन है। कौन कहता है सामंतवाद खत्म हो गया? कौन कहता है कि पूंजीवाद खत्म हो गया? उनमें जो बिगड़ी हुई शक्तियां थीं, उन्हीं ने लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। लोकतंत्र के नुमाइंदे कोई और नहीं, बिगड़े हुए भ्रष्ट या तो जमींदार सामंत महाजन हैं या कहीं के कंपनी से जुड़े, फैक्ट्री से जुड़े अंबानी, अडानी जैसी शक्तियां हैं। दोस्तों, नागार्जुन ने लिखा भी, खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है, अब तो टाटा, बिरला, डालमिया की 30 दिन दिवाली है। नागार्जुन ने लिखा, आए दिन बाहर के खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पगधूरी झार के लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के। आए दिन बाहर के सिंडिकेट जगत, कॉरपोरेट जगत, राजनीति, वर्दी, खाकी, खादी, इन सब के मिली भगत से ही समाज को आग की लपटों में झोंका जा रहा है। मन्नू भंडारी ने उपन्यास लिखा महाभोज, और उसमें संकेत दिया
कि आज के महाब्राह्मण जातिगत नहीं है। आज के महाब्राह्मण हमारे राजनेता, अपराधी, मीडिया जगत से जुड़े लोग, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब मिलकर दलितों का, आम आदमी का महाभोज उड़ा रहे हैं, उसकी मौत पर मालपुए भकोस रहे हैं। नागार्जुन की रचना हरिजन गाथा भी यही संकेत देती है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसका अर्थ पहले समाज में भी घटनाएं थीं, परंतु इस तरह से तो नहीं हुआ कि गरीबों को, मासूमों को कोई जिंदा आग की लपटों में झोंक दे। जिस हरिजन बस्ती में यह पैशाचिक नरमेध घटा था, उस दुष्कांड को झेल रही विधवा महिलाओं के गर्भ में शिशु पल रहे, मानो ये भ्रूण गर्भ में ही चक्कर लगा रहे हो, विक्षोभ से भरे। दो कारणों से विक्षोभ की पता नहीं हमारे जन्म लेने के बाद क्या होगा, और दूसरा विक्षोभ प्रतिशोध को लेकर कि मां अभी ही निकाल गर्भ से। दोस्तों, इस हरिजन बस्ती में एक शिशु का जन्म होता है जिसने इस दुष्कांड में अपने पिता को खो दिया है। अभागा, निस्सहाय यह नवजात, और इसके भविष्य को लेकर बुद्धू और खदेरन चिंतित हैं कि पता नहीं राम जी के आसरे कौन सी मिट्टी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा, हैवान बनेगा, बनमानुस की तरह डोलेगा या पढ़ा लिखा होगा, किस दरवाजे पर बंधुआ मजदूरी करेगा, समाज में इसकी इज्जत भी होगी या बेमौत मारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी गीदड़ फेरे लगा रहे हैं, इसकी मौत को भी दावत दे रहे हैं। अपनी इन्हीं चिंताओं को लेकर बुद्धू और खदेरन संत गरीबदास के पास पहुंचते हैं, और संत गरीबदास 2 दिन बाद पहुंचते हैं हरिजन बस्ती में, और आते ही कहते हैं, अरे भगाओ इस बालक को, होगा बड़ा उत्पाती। जरा समझिए क्यों उत्पाती। इसके साथी संघाती यह मिलकर के समाज से अन्याय मिटाएंगे। हिंसा और अहिंसा दोनों के सामंजस्य से यह बालक नई क्रांति का सूत्रधार होगा, यह जननायक होगा। मानव जनवादी क्रांति का बिगुल यही शिशु फूंकेगा। डॉक्टर मैनेजर पांडे जैसे आलोचकों ने लिखा कि यह शिशु कोई नहीं, यह हरिजन शिशु इतिहास का भावी पुत्र है। यह इतिहास निर्माता है, इतिहास पढ़ने वालों में नहीं। यह समाज का उद्धार करने वाला है, संपूर्ण क्रांति का सूत्रधारक है यह बालक। दोस्तों, संत गरीबदास बुद्धू और खदेरन को समझाकर चले जाते हैं कि इस बालक को कहीं ले जाकर छिपा दो, खानों में काम करने वाले 100 हजारों मजदूरों के बीच यह पलेगा, फौलादी आंचों में ढलेगा। लेकिन याद रखो कि इसकी सुरक्षा जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि अपने पिता की तरह यह भी बेमौत मारा जाए। कविता के भाग 3 में बुद्धू और खदेरन उस शिशु को उसकी माता सुखिया के साथ कहीं झरिया, बोकारो, गिरिडीह के खान में मजदूरों के बीच पहुंचाने को तत्पर है, और इस स्वप्नशीलता से भरे हुए हैं कि क्या वाकई संपूर्ण क्रांति आएगी, क्या वास्तव में बकरी के खुर इतना पानी में जीने वाले इस गरीब अकिंचन वर्ग का उद्धार होगा, क्या वास्तव में यह जननायक बनकर शिशु वराह अवतार बनकर हमें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा। जैसा कि संत गरीबदास
बता गए कि शिशु की हथेलियों में बम गड़ासा खुखरी कटार जैसे हथियारों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वास्तव में यह शिशु सशस्त्र क्रांति का संदेश लेकर आएगा? क्या वास्तव में यह शिशु समाज का उद्धारक होगा? क्या जननायक होगा? तो दोस्तों, यह हरिजन गाथा प्रगतिशील यथार्थवादी चेतना को उद्घाटित करने वाली रचना है। निर्मम हत्या, नृशंस होती मानवता और उसकी पीड़ाओं को व्यक्त करने वाली यह रचना है कि किस प्रकार मानवता ही मानवता का शत्रु बनी बैठी है। 70 के दशक में अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याएं पनप रही थी। उनमें नक्सलवाद ने यह संकेत दिया कि आर्थिक सामाजिक विषमता से ही यह नक्सलवाद जन्म लेता है। दिनकर ने भी लिखा, जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। तो यह रचना भी संकेत देती है कि नक्सलवाद कुछ और नहीं, भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाद है। कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक विषमता ने उस नक्सलवाद को जन्म दिया और उस नक्सलवाद ने अमानवीयता, हिंसा को, घृणा को, समाज को बांटने का काम किया। नागार्जुन की रचनाएं समाज को बांटना नहीं, समाज को जोड़ना चाहती हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर से अगले वीडियो में प्रस्तुत होते हैं। तब तक नमस्ते दोस्तों।